यह इंसिडेंट सच्ची घटना पर बेस है, जब एक बंदे को किसी रीजन की वजह से घर से दूर रहना पड़ा कुछ वर्षों के लिए। पर इस पूरे सफर के दौरान वह कहीं और नहीं बल्कि रहने वाला था एक शिप पर, जो शिप दुनिया भर में यात्रा करते थे। पर इसी सफर के बीच समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आया, जिस तूफान ने शिप को ध्वस्त कर दिया। सौभाग्यवश उनमें से एक बंदा जीवित बच गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा वह समंदर में होने की बजाय है किसी आइलैंड पर उस बंदे को ये कहाँ पता था वह जिस आइलैंड को देख रहा है, इस आइलैंड के बारे में दुनिया में किसी को नहीं पता। स्टोरी की शुरुआत हुई न्यू ब्रिटेन से, जबकि यह समय था 16वीं सदी का, जहां पर रहा करते थे दो दोस्त, जिनमें से एक का नाम था रॉबिन्सन क्रूसो तो दूसरा पैट्रिक। ये भले ही एक दोस्त थे पर दोनों में जरा भी नहीं बनती थी, जिसका सबसे बड़ा रीजन था रॉबिन्सन की गर्लफ्रेंड मैरी। मैरी भले ही रॉबिन्सन की गर्लफ्रेंड थी पर उसे पसंद करता था पैट्रिक भी। एक दिन ऐसे ही बातों बातों में बहस कुछ ज्यादा ही हो गई, जहां दोनों लोग खुद को एक दूसरे से बेहतर साबित कर रहे थे। इसी बात पर इन दोनों ने एक छोटे से तलवारबाजी का फैसला किया ताकि इस लड़ाई में ये सिद्ध कर सके इन दोनों में सबसे काबिल है कौन। जब दोनों के बीच तलवारबाजी शुरू हुई पर यहाँ पर भी रॉबिन्सन पैट्रिक पर भारी पड़ रहा था। पर इस लड़ाई में किसी को किसी भी तरह से चोट पहुँचाना नहीं था, सिर्फ ये साबित करना था कि दोनों में बेहतर है कौन। लेकिन जब रॉबिन्सन को लगा कि उसका दोस्त उसे नुकसान भी पहुंचा सकता है तो वो अपने बचाव का भी पूरा ध्यान रखा, क्योंकि यहाँ उसके दोस्त का मकसद सिर्फ जीत हार का फैसला करना नहीं था बल्कि था रॉबिन्सन को मारने का भी। और अंत में ऐसा हुआ, जब उसका दोस्त उसे मारना चाहा तो रॉबिन्सन खुद की बचाव में उस पर तलवार चला दिया। इसी टाइम पैट्रिक का भाई भी वहाँ पहुँच गया था दोनों की लड़ाई जानकर। यहाँ तलवार का वार इतना घातक था कि पैट्रिक की वहीं डेथ हो गई। पर उसके मौत से उसका भाई बहुत गुस्सा हुआ। रॉबिन्सन उसे समझाना भी चाहा कि मैंने उसे जानबूझकर नहीं मारा, आपने भी तो देखा वो मेरे पीठ पर हमला कर रहा था, मैंने तो अपना सिर्फ बचाव किया है। पर वह रॉबिन्सन का एक नहीं सुनता, उस पर गोली चलाने ही वाला था कि रॉबिन्सन का साथी आ खड़ा हुआ। वह सबसे पहले रॉबिन्सन को वहाँ से भागने को कहा। इस तरह रॉबिन्सन यहाँ से भागकर पहुँचे अपनी गर्लफ्रेंड के पास, उसे सारी बातें बताई। ये भी कहा कि पैट्रिक को मैं जानबूझकर नहीं मारना चाहता था, वो तो गलती से लग गया। मगर मैरी को पता है अगर रॉबिन्सन यहाँ रुका तो उसका भाई उसे नहीं छोड़ेगा, इसलिए वो फैसला की कि वह कुछ वर्षों के लिए यहाँ से दूर चला जाए, तब तक न आए जब तक कि वह पैट्रिक के भाई से बातचीत करके चीजों को सुलझा न ले। इस तरह रॉबिन्सन सारा सामान वगैरह पैक करके निकल पड़ा बंदरगाह की ओर। दरअसल वह नेवी तथा ब्रिटिश सेना में काम कर चुका था, जिसका उसे काफी एक्सपीरियंस है, क्योंकि आगे का प्लान उसका पूरे समय तक शिप पर ही रहना था। जब वह बंदरगाह पर पहुंचा तो उसी टाइम कई सारे व्यापारी समुद्री जहाज जाने की तैयारी कर रहे थे, जिनमें से एक जहाज पर कप्तान ने उसे आने की परमिशन दे दी। इन सब चीजों का उसे तजुर्बा भी था, इसलिए आसानी से काम मिल गया। जैसा कि उसका प्लान है, अब वह सालों बाद वापस घर लौटेगा। व्यापारी जहाज पर रहकर उसका यह मकसद भी पूरा हो सकता था, क्योंकि यह सिर्फ इसी तरह लंबी लंबी यात्राओं के लिए निकलती थी, जो कभी जाती थी प्रशांत महासागर में, तो कभी इंडियन ओशियन, तो कभी अटलांटिक महासागर में। वहाँ की अलग अलग बंदरगाह पर सामान को ट्रांसपोर्ट किया जाता था। आगे इसी तरह उसकी लाइफ चलती रही। कुछ ही महीनों बाद वह समय आया जब शिप पहुंची न्यू गिनी के तट पर, लेकिन अभी भी शिप न्यू गिनी से सैकड़ों किलोमीटर दूर थी कि तभी रात के वक्त समुद्री तूफान आया। ये तूफान इतना बड़ा था जिसमें शिप उलझ गया। समंदर की ऊंची ऊंची लहरें शिप का आगे बढ़ना मुश्किल कर दी। साथ ही साथ जहाज कभी राइट की ओर जाने लगा तो कभी बाएं साइड। देखते ही देखते सिचुएशन इतनी खराब हो गई, समंदर की ऊंची ऊंची लहरों से पानी शिप में आने लगा। सभी लोगों की जान आफत में आ पड़ी। हर कोई बचने की कोशिश कर रहा था, पर इस अथाह समंदर के बीच से बाहर निकलना आसान नहीं था। कुछ ही मिनटों में समुद्र का विकराल रूप शिप को पूरी तरह से तबाह कर दिया। रात के अंधेरे में शिप में मौजूद लोगों के साथ क्या हुआ, वे कहाँ गए, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन जब सुबह हुआ तो रॉबिन्सन की आंखें खुली। वह देखता है कि वह किसी आइलैंड पर आ गया है, मगर उसका शिप तथा बाकी लोगों का कुछ पता नहीं। साथ ही साथ इस आइलैंड पर कोई दिख भी नहीं रहा था। जब आइलैंड का थोड़ा सा चक्कर लगाया तो देखने को मिला उसके कई सारे साथियों की डेड बॉडी पानी में तैर रही है, पर उनमें से एक भी लोग जीवित नहीं थे। इसी के साथ शिप के कई सारे टुकड़े तैरकर किनारे आ चुके थे। अभी के लिए उसका पूरा ध्यान इसी पर था कि कैसे भी जीवित बचे लोगों को बचाया जाए, पर उसे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जो जीवित हो। उसे अब तक जितनी भी डेड बॉडी मिली थी सभी को मिट्टी में दफन कर दिया।
लिया। अंधेरा होते होते उसे एहसास हो गया इस आइलैंड पर सिर्फ वही अकेला जीवित है। पहली रात तो उन्हीं झाड़ियों के बीच गुजर गया, लेकिन जब सुबह हुई तो आइलैंड के दूसरी तरफ गया तो उसे देखने को मिला शिप भी किनारे आ चुका है, पर उसकी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं कि उसे दोबारा से यूज में लिया जा सके। जब शिप के अंदर गया तो उसे कुछ आवाजें सुनने को मिली। कुल्हाड़ी की मदद से जब दरवाजा ओपन किया गया तो पता चला यहाँ कोई इंसान नहीं बल्कि है एक डॉग, यानी यही सिर्फ 2 लोग जीवित हैं। मगर प्रॉब्लम यही नहीं खत्म हुई थी। उसे महसूस हुआ यह शिप लगातार डूब रहा है। उसने सोचा अगर उसे ज्यादा समय तक यहाँ रहना पड़ा तो जरूरत की चीजें होनी चाहिए, इसलिए इस टाइम जहाज में जो भी जरूरत के सामान थे सभी को बाहर निकाला जाने लगा। उससे जितना हो सका खाने पीने का सामान, अनाज, हथियार वगैरह सब कुछ ले लिया, क्योंकि अभी तो उसे ये भी कंफर्म नहीं था कि यह आइलैंड है कैसा, कहीं इस आइलैंड पर जंगली जानवरों का डेरा तो नहीं। इस तरह सारा सामान तरह डॉग के साथ किनारे पहुँचा। कुछ घंटे आराम करने के बाद वह वापस से आइलैंड का जायजा लेने लगा। इस आइलैंड के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश किया जो उसे उस टाइम जानना चाहिए था। इधर उधर घूमने के बाद उसने पाया सच में यहाँ कोई नहीं रहता, वह अकेला है। आइलैंड पर फंसे रहने के 2 दिन बाद ही उसे सामने से एक यूरोपीय जहाज जाता हुआ दिखाई पड़ा। उसे उम्मीद जगी शायद वह यहाँ से निकल सकता है, पर थोड़े समय बाद उसे एहसास हुआ शिप उसके पहुँच से बहुत दूर है। वह आखिरी समय तक कोशिश किया, गन वगैरह भी फायर किया, मगर शिप के कैप्टन की नजर उस पर नहीं पड़ी। शिप वहाँ से निकल गया। इस तरह उसे ये बात तो समझ में आ गई थी कि बाहर निकलने का एक ही रास्ता है। उसे हर समय आसपास से गुजरने वाले शिप पर नजर रखनी होगी, पर दोबारा से शिप कब आएगी इसका भी पता नहीं। फिलहाल अभी के लिए यही सही है कि इस आइलैंड पर कैसे सरवाइव किया जाए इस पर ध्यान दे। आगे से वह पूरे आइलैंड को घूमकर देखा, जहां उसे पता चला वह जैसा सोच रहा था कि यह आइलैंड काफी बड़ा है, पर यह आइलैंड निकला उसके सोच से भी छोटा। आगे रहने के लिए एक छोटा सा आशियाना तैयार किया जहां अपने जरूरत के सारे सामान रखें, साथ ही साथ सामान वगैरह रखने के लिए एक अलग सा प्लेस तैयार किया गया। धीरे धीरे समय के गुजरने के साथ आइलैंड पर किस तरह रहना है सीख गया, पर यहाँ उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी अकेले रहना। एंटरटेनमेंट के लिए वह कभी कभी अपने डॉग के साथ खेलने लगता था, पर वह ऐसा भी ज्यादा समय तक नहीं कर सका। उसके मन में तरह तरह के सवाल चलते रहते थे कि क्या वह कभी यहाँ से निकल पाएगा, यदि हाँ तो कब। यहाँ रहते हुए जब 2 हफ्ते हो गए तो उसने प्लान किया अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह समय भी भूल जाएगा। इसके लिए वह लकड़ी की हेल्प से एक क्रॉस का निशान बनाया, जिस पर तैयार किया एक कैलेंडर, यानी वह जब तक यहाँ रहेगा उस पर डेट चेंज करता रहेगा ताकि वह जान सके इस आइलैंड पर कब से फंसा है। आगे वह इसी तरह आइलैंड पर रहता था, समय समय पर आइलैंड के नए नए जगहों पर जाया करता। तीसरे हफ्ते अचानक से उसे जमीन पर फुटप्रिंट देखने को मिला। फुटप्रिंट देखकर उसे लगा जरूर यहाँ इनके अलावा कोई और रहता है। पैरों का निशान भी बिल्कुल इंसान की तरह था, इसलिए वह चौकन्ना होकर हथियार के साथ इधर उधर देखने लगा। वहाँ से वह थोड़ा ही आगे बढ़ा कि उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनने को मिली, पर इस टाइम उसके साथ डॉग भी है। वह उसके साथ रिस्क नहीं ले सकता था, इसलिए सबसे पहले उसे अपने ठिकाने पर छोड़ने गया, और जब दोबारा वहाँ पहुँचा तो इस बार पहले बार से भी ज्यादा हथियार लिया है। अंत में जब दोबारा उस लोकेशन पर पहुँचा तो उसे कुछ लोग देखने को मिले जो 2 लोगों को बंदी बनाए हुए हैं। उन्हें देखकर तो ऐसा ही लग रहा था कि ये लोग उन दोनों को मार देंगे, क्योंकि वे बार बार नुकीले हथियार से उन पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे। थोड़े समय बाद ऐसा हुआ भी। उन लोगों ने रॉबिन्सन की आंखों के सामने एक बंदे को जान से मार दिया। अब बारी थी दूसरे की, पर एक बंदे के मरने के बाद रॉबिन्सन ये सब देख नहीं सका। वह सोच लिया कि वह दूसरे को कुछ नहीं होने देगा। वे आदिवासी दूसरे को भी मारते हैं, इससे पहले रॉबिन्सन उन पर गोली चला दिया। गोली की आवाज सुनते ही अफरा दफरी मच गई। सभी लोग जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। साथ ही साथ वो बंदा भी भागने लगा जिसे ये लोग मारने वाले थे। थोड़े समय बाद रॉबिन्सन ने देखा कि सभी लोग भाग गए, पर जिसे वे लोग मार रहे थे वो अभी भी है। रॉबिन्सन उसे बताने की कोशिश किया कि मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, पर वह रॉबिन्सन की भाषा समझ ही नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसे ये तो पता था कि इसने हमारी जान बचाई। वह रॉबिन्सन के सामने सरेंडर करने लगा। सरेंडर करने के समय ही उसे ऐसा लगा कि ये भी हमें मार तो नहीं देगा, इसलिए मौका पाकर रॉबिन्सन का गन छीन लिया। मगर दुर्भाग्यवश उसे गोली भी चलानी नहीं आती थी। इसके बावजूद रॉबिन्सन पर हमला करने की कोशिश किया, पर गोली थी कि गलत दिशा में चली गई। इसके बावजूद रॉबिन्सन उसे बार बार समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं बल्कि दोस्त हूँ, मैंने ही तुम्हें बचाया। उस आदिवासी का विश्वास जीतने के लिए उसके सामने कुछ फल रखा, पर इसी टाइम एक दूसरा आदिवासी दोबारा से उन पर हमला करने के लिए आया, पर वह ऐसा कर पाता रॉबिन्सन उसे शूट कर दिया। एक बंदे को मारे ही थे कि इतने में एक और शख्स
आकर उन पर हमला किया, पर रॉबिन्सन उसे भी शूट कर देता है। दो लोगों के हमले के बाद उसे समझने में देरी नहीं हुई कि बाकी लोग भी आ सकते हैं यहाँ, इसलिए वह सोचता है कि समझदारी इसी बात में है कि मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। इस तरह उसने अभी जिसकी जान बचाई उसे भी वहीं छोड़ अपने आशियाने में पहुँचा। शाम तक उनके आने का इंतजार करता रहा और उस पर दोबारा से हमला नहीं हुआ। फिलहाल जैसे तैसे रात तो गुजर गई। सुबह होने पर रॉबिन्सन वापस से उसी लोकेशन पर अपने डॉग के साथ निकल पड़ा, पर वहाँ पहुँचने ही वाला था कि अचानक से नीचे एक फंदा आया जो उसके पैर को बांधकर ऊपर खींच लिया। अगले ही पल पता चला ये फंदा कोई और नहीं बल्कि वही लगाया था जिसकी रॉबिन्सन ने जान बचाई थी, इसीलिए वह रॉबिन्सन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। नीचे आने के बाद रॉबिन्सन उसे बार बार यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम गन के साथ क्यों खेल रहे हो, तुम्हें पता भी है ये कैसी चीज है, यदि एक गोली लगी तो मारे जाओगे। पर वह कहाँ उसकी भाषा समझ पा रहा है, मगर रॉबिन्सन से जितना हो सका इशारों में तथा प्रैक्टिकल करके समझाया। समय के साथ दोनों के बिहेवियर से एक दूसरे को इतना तो पता चल चुका है हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं बल्कि हैं दोस्त। इस तरह आगे वह बंदा रॉबिन्सन के साथ ही रहने लगा, पर किसी चीज के लिए रॉबिन्सन को उसे बुलाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, इसलिए पूछना भी चाहा कि तुम्हारा नाम क्या है, लेकिन वो अपना कोई नाम नहीं बता सका। इसलिए अंत में रॉबिन्सन ने ही उसका नाम रखना चाहा। जैसा कि वह शुक्रवार को आया था इसीलिए उसका नाम रखा फ्राइडे, जबकि खुद को मास्टर कहने को कहा, यानी वह बंदा है फ्राइडे जबकि रॉबिन्सन को बुलाया जाएगा मास्टर नाम से। इस तरह ये दोनों लोग भले ही एक दोस्त बन चुके हैं, पर फिर भी रॉबिन्सन को उस पर डाउट है, इसलिए रात को जब भी सोने जाता था तो सोने से पहले उसे हथकड़ी लगा दिया करता था। लेकिन समय के साथ रॉबिन्सन को जब उस पर पूरा भरोसा हो गया तो वह जंजीरों से आजाद कर दिया। इस तरह आगे से पूरे समय दोनों लोग एक साथ रहते थे, एक साथ काम करते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। इस तरह रॉबिन्सन को जिस चीज की कमी थी उसका अकेलापन अब दूर हो चुका है। यहाँ देखा जाए तो दोनों भले ही दोस्त बन चुके हैं, पर अभी भी दोनों को बातचीत करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसलिए आगे से रॉबिन्सन का पूरा ध्यान इसी बात पर है कि कैसे भी करके इसे भी इंग्लिश सिखाया जाए। लगभग 6 महीने एक साथ रहने के बाद फ्राइडे कुछ हद तक इंग्लिश बोलना सीख गया था। इसके बाद रॉबिन्सन उसे ईसाई धर्म में परिवर्तित करने की कोशिश करने लगा, लेकिन फ्राइडे ईसाई धर्म को मानने से इनकार कर दिया। इन्हीं सब बातों को लेकर दोनों के बीच बहस हो गई थी। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि अब फ्राइडे उसके साथ रहने से भी इनकार करने लगा। उसका मानना था वह हमारे धर्म से दूर नहीं कर सकता। इस तरह 6 महीने बाद रॉबिन्सन वापस से अकेला हो गया। आगे कुछ दिनों तक दोनों लोग एक दूसरे से दूर दूर ही रहे। दोनों अलग जगह रहते थे, अलग जगह शिकार करते थे, सारा काम होता था अलग अलग। पर जैसे ही कुछ दिन बीता रॉबिन्सन को वापस से अकेलापन महसूस होने लगा, इसलिए एक दिन वो वापस से फ्राइडे से मिला। इस बात पर डिस्कस किया कि उनके बीच जिस बात पर भी बहस हुई थी हम उसे छोड़ देते हैं, हमें वापस से साथ रहना चाहिए। इस तरह थोड़े ही बातचीत के बाद दोनों लोग वापस से साथ साथ रहने लगे। साथ साथ समंदर में जाते थे, शिकार करते थे, टाइम पास वगैरह सब कुछ साथ साथ होने लगा। कुछ दिनों बाद रॉबिन्सन वापस से उस जगह जाने को कहा जहां पर आदिवासी लोग फ्राइडे की बलि देने वाले थे। एक दिन फ्राइडे उसे उस लोकेशन पर लेकर गया। इसी के साथ अपने लोगों के बारे में भी बताया कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर एक दूसरा टापू है जो है इससे भी बड़ा, वहीं पर इसके कबीले के लोग रहते हैं। उस कबीले के सरदार के खिलाफ जो भी जाता है उसे सजा के तौर पर इस आइलैंड पर लाकर बलि चढ़ाया जाता है। पर कहीं न कहीं बीते कुछ सप्ताह से दोनों लोगों को इस बात का डर है कि इन लोगों ने उनके कई लोगों को मारा है, वे बदला लेने जरूर आएंगे। वे वापस से इन पर हमला करें इससे पहले ये लोग उन्हें खत्म करने का इंतजाम किए। जैसा कि क्रूसो के पास कई सारे गोला बारूद तथा तरह तरह के हथियार हैं, उन्हीं की हेल्प से आने वाले सभी लोगों को खत्म करने का इंतजाम किया गया, जिसके लिए इन दोनों ने बहुत सारे बारूद को उस इलाके में फैला दिया ताकि वे लोग जैसे ही आए ये उसमें आग लगाकर एक साथ सबको खत्म कर दें। इन्होंने जैसा सोचा था 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ। ये अपने आशियाने में बैठे ही थे कि तभी उन्हें चिल्लाने की आवाज सुनने को मिली। जब दोनों उस लोकेशन पर पहुंचे तो उन्हें देखने को मिला ये लोग वापस से कुछ लोगों को मारने के लिए लाए हैं, लेकिन इस बार ऐसा कुछ कर पाते रॉबिन्सन दूर से उस बारूद में आग लगा दिया। पर इस बार वह डॉग भी उन्हीं के पास था। वह आग को जलता देख उसका पीछा करने लगा। इस तरह जैसे ही धमाका हुआ उन लोगों के साथ कुत्ता भी मारा गया।
कुत्ते के मौत से रॉबिन्सन काफी दुखी हुआ, पर वो उस समय कर भी क्या सकता था। दूसरे हमले के बाद रॉबिन्सन ने फैसला किया कि अब हमें इस टापू को छोड़ देना चाहिए। फ्राइडे ने भी कहा कि मैंने भी न्यू ब्रिटेन के बारे में सुना है, पर क्रूसो को वहाँ पहुँचाने में कोई मदद नहीं कर सकता, जबकि उसे अपने आइलैंड पर भी नहीं ले जा सकता। अगर वहाँ गया तो उसके लोग रॉबिन्सन को मारने के साथ उसे भी मार देंगे। जबकि इसका दूसरा रास्ता है कि रॉबिन्सन अपने घर न्यू ब्रिटेन जाए, पर यहाँ वो फ्राइडे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि फ्राइडे का मानना है कि यूरोपीय लोग उसे अपना गुलाम बना लेंगे। अब तक फ्राइडे ने इन सब चीजों के बारे में सिर्फ सुना था, लेकिन जब रॉबिन्सन क्रूसो ने खुद बताया कि हाँ ये सच है कि हमारे लोग तुम लोगों को गुलाम बनाते हैं, तो इस बात पर वह इतना गुस्सा हुआ कि वह रॉबिन्सन से ही हाथापाई कर बैठा। रॉबिन्सन उसे समझाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, हम मिलकर एक नाव तैयार करेंगे, फिर हम दोनों न्यू ब्रिटेन लौट जाएंगे, वहाँ पहुँचकर तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। पर फ्राइडे उसकी एक बात नहीं मानता, दूसरी बार भी नाराज होकर अलग हो गया। मगर रॉबिन्सन है कि अभी भी नाव बनाना जारी रखा। वह तो सोच लिया है, अब तो उसके पास एक ही रास्ता है, नाव बनाए और यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इन्हीं कामों के बीच एक दिन जोरदार तूफान तथा बारिश हुई, जहाँ फ्राइडे देखता है कि रॉबिन्सन अभी भी काम पर है, इसलिए एक बार उसका मन फिर से बदला। रॉबिन्सन से जाकर बातें किया कि मुझे तुम पर यकीन है, तुम मुझे ब्रिटेन ले जाकर अपना गुलाम नहीं बनाओगे। इस तरह ये दोनों लोग वापस से मिलकर काम करने का फैसला किए। अब तक नाव वगैरह सब कुछ तैयार हो चुका था, बस देरी थी इनकी यहाँ से निकलने की। पर आज रात तो तूफान इतना भयानक था कि किनारे एक पल भी खड़े रहना मुश्किल है, इसलिए दोनों भागकर अपने आशियाने में पहुँचे। इन्हें बस इंतजार है तूफान थमने का तथा सुबह होने का, पर उन्हें कहाँ पता इनका सारा प्लान चौपट होने वाला है। रात को तूफान तथा बारिश के बीच इन्होंने जो बोट बनाकर तैयार किया था वह पानी में ही बह गया। इस तरह इनका यहाँ से निकलने का प्लान तो कैंसिल हो चुका है, लेकिन इस बार इनके पास इतना भी समय नहीं कि ये दोबारा से कोई बोट तैयार करें, क्योंकि ऐसा होने से पहले इन पर दोबारा हमला होने का चांस था। इसलिए रॉबिन्सन ने प्लान किया, नाव बनाने से पहले हमें उन्हें रोकने की तैयारी करनी चाहिए। इसके लिए इन्होंने पूरा एक ऑटोमेटिक सिस्टम तैयार किया, जिसमें नुकीले नुकीले हथियार, कांच के टुकड़े तथा तरह तरह के रस्सियों को चारों तरफ बांध दिया। यानी अगर कोई भी इनके परमिशन के बगैर इनके ठिकाने की ओर बढ़ा तो चारों ओर से उन पर ऑटोमेटिक हमला होगा। 2 दिन बाद जब दोबारा से कबीले वाले आइलैंड पर पहुंचे तो उस टाइम रॉबिन्सन ने अपना प्लान चेंज किया। इस बार वह उन्हें यहाँ से भगाएगा ही नहीं, बल्कि सबको मारने का भी प्लान है। अगर वे ऐसा करने में कामयाब हुए तो खुद उनके बनाए हुए बोट से यहाँ से निकल पाएंगे। इस तरह इनके प्लान के अनुसार जैसे आदिवासी लोग आइलैंड पर पहुँचे, रॉबिन्सन उन्हें अपने ठिकाने की ओर बुलाने के लिए खुद उनके पास गए। रॉबिन्सन ने जैसे ही आवाज लगाई, सभी आदिवासी उसका पीछा करने लगे, पर इन्हें कहाँ पता रॉबिन्सन ने उन सबको खत्म करने की पूरी प्लानिंग कर रखी है। इस तरह जैसे जैसे एक एक लोग उनके पीछे गए, सभी उनके चंगुल में फंसकर मारे जाने लगे। इस तरह धीरे धीरे इनका प्लान सक्सेसफुल हो रहा था। इन आदिवासियों की जब एक बड़ी टीम उनके ठिकाने पर पहुंची तो उसी टाइम एक जोरदार धमाका हुआ, जिस धमाके में ऊपर मौजूद सभी लोग मारे गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग बाहर थे। उन्हें मारने के लिए रॉबिन्सन जैसे ही बाहर निकला कि अचानक से उस पर तीर से हमला हुआ। अब तक के हमले के बाद मैक्सिमम लोग तो मारे जा चुके थे, इसलिए जो चुनिंदा लोग बचे हैं वे जान बचाकर भाग गए। पर तीर लगने की वजह से रॉबिन्सन की हेल्थ लगातार खराब हो रही है। काफी सोच विचार के बाद फ्राइडे ने फैसला किया कि यदि इसकी जान बचानी है तो इसे अपने टापू पर ले जाना ही होगा। पर उसे इस बात का भी डर है, अगर वह वहाँ गया तो उसके लोग इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पर न चाहकर भी रात जैसे तैसे वहीं पर रुका। सुबह होने पर जो उनकी बोट छूटी थी उसी में रॉबिन्सन को लिया और निकल पड़ा अपने आइलैंड की ओर। काफी लंबे सफर के बाद जब दोनों लोग उस दूसरे आइलैंड पर पहुंचे तो समंदर के किनारे एक बच्चा बैठा था। वह जैसे ही उन दोनों को किनारे आते हुए देखा, जाकर अपने फैमिली को बताया। इस तरह जब ये दोनों लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ के लोग इसकी खबर अपने सरदार को नहीं दिए, क्योंकि वे लोग फ्राइडे को जानते थे। इस तरह इन कबीले वालों ने रॉबिन्सन का इलाज किया, लेकिन अगले ही दिन न जाने कैसे उन दोनों के यहाँ होने की खबर सरदार को मिल गई। सुबह होते ही सरदार के लोग उन दोनों को उठाकर ले गए। जैसा कि रॉबिन्सन ने उनके कई लोगों को पहले से ही मौत के घाट उतार दिया है, इसलिए ये लोग रॉबिन्सन की मौत की सजा सुनाए। पर उसकी ये सजा खुद फ्राइडे को देनी थी, क्योंकि उनका सरदार शर्त रखा कि यदि फ्राइडे रॉबिन्सन को मार देता है तो हम मान लेंगे वो बदला नहीं है, वह अभी भी है हमारे साथ, इसके बाद हम उसे माफ भी कर देंगे। यह देख रॉबिन्सन तो मान चुका है कि अब वह जीवित नहीं बच सकता, इसलिए वो फ्राइडे से कहा कि वो उसे जान से मार दे। मैं भले ही मर जाऊं, शायद तुम यहाँ रह सकते हो। लेकिन फ्राइडे भी ऐसा नहीं करना चाहता था, पर फिर भी काफी समय तक झूठे लड़ाई करने का नाटक करता रहा।
पर अंत में एक ऐसी सिचुएशन आई जब फ्राइडे रॉबिन्सन को मार सकता है, पर वह रॉबिन्सन को मार पाता इससे पहले यूरोपी स्लेवर्स का एक ग्रुप आ पहुंचा, जिसने फ्राइडे को शूट करके रॉबिन्सन को बचा लिया। इस तरह आखिरी समय में यूरोपी स्लेवर्स के द्वारा रॉबिन्सन को बचाया गया और फिर उसे उसके घर न्यू ब्रिटेन ले जाया गया, जहां पहुंचकर रॉबिन्सन क्रूसो अपनी गर्लफ्रेंड मैरी से मिला। इस वीडियो में बात की है एक ऐसी लड़ाई की जो लड़ाई न लड़ी गई थी जमीन पर, न आसमान में, न पानी पर, जबकि लड़ा गया था जमीन के नीचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।